प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में जिस विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं वह है भारतीय अनुबंध अधिनियम और उसके कुछ विशिष्ट प्रावधान। तो इस व्याख्यान में अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अर्थात उसका निष्पादन या उसकी पूर्णता। किसी भी अनुबंध की पूर्णता तब मानी जाती है जब उसको दोनों पार्टीज जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सहमति बनी है उनको पूरा करके उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आए। तो इसमें मूल रूप से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को किस तरह से पूरा किया जाता है, उसमें सबसे पहला जो तरीका है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वह है परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस, या जिसको हम निष्पादन कह सकते हैं, जिसको हमने संक्षेप में पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया। दोनों पार्टीज आपस में कोई समझौता करके भी उसको डिस्चार्ज कर सकती है। ठीक इसी तरह से ऑपरेशन ऑफ लॉ, यदि कानून के द्वारा कोई बात कोर्ट के द्वारा यदि कहा जाए कि इसको समाप्त माना जाता है तो उसे भी डिस्चार्ज माना जाएगा। उदाहरण के लिए किन्हीं दो राज्यों में विवाद है और विवाद की स्थिति में कोर्ट ने उस विवाद पर कोई निर्णय दे दिया। उस स्थिति में उस निर्णय के आधार पर ही उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज्ड माना जाएगा। ठीक इसी तरह से लैप्स ऑफ टाइम की अगर बात की जाए कि समय बीत जाने के बाद स्वतः ही कोई अनुबंध डिस्चार्ज माना जा सकता है। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह की इम्पॉसिबिलिटी या जो कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी अगर बाद में नजर में आती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे भी डिस्चार्ज माना जाएगा उसी स्थिति में जब वह इम्पॉसिबल मान ली गई या फिर वह गैर कानूनी मान ली गई। ठीक इसी तरह से ब्रीच के द्वारा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, अनुबंध का भंग होने पर भी उसे डिस्चार्ज माना जा सकता है। एक एक करके संक्षेप में समझेंगे, इसको हम समझ चुके हैं इसलिए इस पर हम अधिक समय नहीं देंगे। बाय परफॉर्मेंस, इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या जिसको हम टेंडर कहते हैं। ठीक इसी तरह से दोनों जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके बीच में आपसी सहमति से भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जा सकता है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। पहला, सेक्शन 62 के अनुसार नोवेशन अर्थात उसके कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण करके भी उसे डिस्चार्ज माना जा सकता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई किराएदार किसी व्यक्ति के यहाँ किराए से घर लेकर के रहता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, किंतु किन्हीं कारणों से जो मकान मालिक है वह किराया बढ़ाना चाहता है। तो 6 महीने के उपरांत उसने किराएदार से वह बात कही कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? किराएदार कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो जितना बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए तत्पर हैं। तो इस तरह से जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो बाय डिफॉल्ट डिस्चार्ज माना जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसमें अब प्रारंभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये नोवेशन की स्थिति है। ठीक इसी तरह से दोनों में से कोई एक पार्टी यदि रेसिंड कर दे, कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस स्थिति को भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक तरह से डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक टर्म्स है उनको यदि ऑल्टर कर दिया जाए तो उस स्थिति में भी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। और साथ ही साथ रेमिशन के माध्यम से भी धारा 63 के अनुसार उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। वेवर, यद्यपि एक्ट में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन कई लिटरेचर में यह भी वर्णन मिलता है कि वेवर और मर्जर के द्वारा भी डिस्चार्ज म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत माना जा सकता है। उदाहरण के लिए सरकार किसानों को लोन देती है अपने खेती के कार्यों को करने के लिए। लोन देने के वक्त सरकार, बैंक और किसान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि यथा समय उसे उस ऋण को चुकता करना होगा। किंतु किन्हीं कारणों से, मौसम खराब होने के कारण, फसल न होने के कारण, किसानों की स्थिति, माली स्थिति ठीक न होने के कारण किसान सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे कर्ज को माफ किया जाए और सरकार इन प्रकार उस कर्ज को माफ करने का निर्णय लेती है।
तो उस स्थिति में वेवर वाली स्थिति बनती है, इसको लोन वेवर कहा जाता है। तो वहां पर बैंक का ये अधिकार खत्म हो जाता है कि वह किसान से किसी भी तरह का धन उगाही कर सके। तो ऐसी स्थिति में भी म्यूचुअल एग्रीमेंट अर्थात दोनों पार्टीज के बीच में एक इम्प्लाइड या गर्हित सहमति बनी हुई है और उस सहमति के तहत वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। तो ये इन्हीं बातों को डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। ठीक इसी तरह से अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। किन आधारों पर किसी कानून के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध है उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। तो दोनों में से किसी एक पार्टी या किसी एक पार्टी का निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उसको ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक इसी तरह से जो दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में मर्ज हो जाए उस स्थिति में भी इसको माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। कोई भी एक पार्टी जो है वो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसको भी माना जाएगा कि ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह का अनऑथोराइज जो अल्टरेशन होता है, परिवर्तन होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, तो उसको भी उसके आधार पर भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा उसको डिस्चार्ज माना जा सकता है। एक स्थिति बनती है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच। तो ब्रीच का अर्थ होता है किसी भी अनुबंध का भंग किया जाना। तो दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी आपसी सहमति से इसको आपसी सहमति या असहमति से भी दोनों में से एक तो उसको भंग करना चाहता है किंतु दूसरा नहीं चाहता। तो जो भंग करना चाहता है ऐसा व्यक्ति दूसरे पार्टी के पास जाकर कहता है कि वह उस डील को पूरा नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपना कंसाइनमेंट भेजने की बात कही एक हफ्ते बाद दूसरी पार्टी को, तो किसी कारण से वह कंसाइनमेंट अपना तैयार नहीं कर पाया उस समय तक जबकि उसकी डिलीवरी होनी थी। तो पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को फोन करके या ईमेल के माध्यम से कहा कि वह अपनी डिलीवरी को इस तारीख तक नहीं दे पाएगा या दे ही नहीं पाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में ये भंग हो रहा है, लेकिन समय से पहले दूसरी पार्टी को इसकी सूचना देकर वह एंटीसिपेटरी ब्रीच का निर्माण कर रहा है। ठीक इसी तरह से ब्रीच होती है कि यदि कोई पहले से सूचना दिए बिना कि आगे हम भंग करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का समय है उस समय ही उसको परफॉर्म न करे, तो उसको भी एक्चुअल ब्रीच कहा जाता है और उस एक्चुअल ब्रीच के तहत भी माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो गया। अब यदि कोई अनुबंध भंग हुआ है, ब्रीच हुई है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज उपलब्ध है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनके लिए, विशेष रूप से उनके लिए जो कि हानि की स्थिति में है, जिसको कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या कर सकती है। इसको कहते हैं, पहली स्थिति बनती है जिसको कहते हैं रेसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो अनुबंध है उसको निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। और इसमें भी दो स्थितियां बनती है कि या तो कुछ ना करे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, शांति से बैठे रहे, कुछ ना करना। और दूसरा है कि यदि आपको हानि अधिक है, नुकसान अधिक है, तो आप रेसिजन के लिए एक सूट कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सूट फॉर डैमेजेस, जो भी आपको हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसके लिए आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, अर्थात जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए की दावेदारी कर सकते हैं, या फिर आप इंजेक्शन में जा सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो हमने एस्टेरिस्क मार्क किया है, स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 इसमें प्रभावी होता है। तो यद्यपि ये दोनों जगह एप्लीकेबल है, ये दोनों बातें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी बताई जाती है और स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत भी बताई जाती है। तो मूल रूप से इनमें से कोई एक या कोई दो संभावनाएं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास उपलब्ध होती है। तो अब इस केस के माध्यम से समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी ऑन स्पेसिफिक डे। ए ने बी से एक अनुबंध किया कि वह एक सम ऑफ मनी बी को देगा एक विशेष दिन में, और ए डज नॉट पे द अमाउंट ऑन दैट डे, और उस दिन जिस दिन उसे देना था उसने कोई राशि नहीं दी। अब बी इसके फलस्वरूप क्या कर रहा है, किसी भी तरह के धन को न पाकर
वह अपने डेट को जो उसके ऊपर था, क्योंकि उसे अब वो राशि नहीं मिली जो ए से मिलनी चाहिए थी, और उसी आधार पर वह अपने ऋण का भुगतान करने वाला था, जो कि अब अपने आप को पूरी तरह से कंगाली की स्थिति में पा रहा है। तो बी जो है वो ए के ऊपर एक केस दायर कर देता है। अब हमें बताना है कि ए क्या कर सकता है इस स्थिति में। तो इसका विश्लेषण करते हैं केस का। इस केस में हुआ ए इज लायबल, यहां पर कोर्ट ने कहा कि ए इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ओनली फ्रॉम द स्पेसिफाइड डे अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, या दूसरे शब्दों में कहे बी कैन क्लेम ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस, बी कैन नॉट क्लेम heavy damages unless A had notice of special circumstances resulting in special loss at the time of entering in the contract। तो ये क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल है कि जितना उसको जितने लाभ जितने हानि उसको हुई है उसी के तहत वह केवल उतना डैमेज क्लेम कर सकता है, और इससे अधिक कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्पेशल या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की श्रेणी में। जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी डिस्कशन में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटकर देखा जाता है अनुबंध अधिनियम को। पहला जनरल कॉन्ट्रैक्ट सामान्य अनुबंधों की बात करता है, और दूसरा खंड जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सामान्य कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अलग होते हैं, क्योंकि उनमें जो पार्टीज होती है और उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो सामान्य कॉन्ट्रैक्ट्स या सामान्य अनुबंधों की तुलना में कुछ पृथक होती है। तो उसकी पृथकता को देखते हुए ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स की विशेष समझ नितांत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। इसको हम करेक्ट करना चाहेंगे 1872 के तहत। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये सेक्शन 124 से 147 तक दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये धारा 148 से 181 तक वर्णित है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ये धारा 182 से 238 तक इसका वर्णन किया गया है। अब एक एक करके इनको हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को समझेंगे। इसमें मूल रूप से हम देखते हैं कि यह एक अनुबंध है जिसके माध्यम से एक पार्टी दूसरी पार्टी को वादा करती है कि किसी भी तरह का लॉस यदि उसे किसी दूसरे के द्वारा होता है तो उससे वह उसे बचाएगी। तो इसमें मूल रूप से किसी भी तरह के होने वाले लॉस से बचाने की बात होती है सेक्शन 124 के अनुसार। तो जो ट्रांजैक्शनल या नॉन ट्रांजैक्शनल किसी भी तरह का ये लॉस हो सकता है। तो जो इंडेमनीफायर है, इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है इंडेमनीफायर और दूसरी होती है इंडेमनीफाइड। तो ये जो दो पार्टीज है, जहां हम लोग एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज को एक सामान्य रूप में देखते थे, यहाँ पर हम कुछ अलग रूप में उसको देख रहे हैं। दोनों पार्टीज के विशिष्ट नाम हैं जिनको हम इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के नाम से जान रहे हैं। तो इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेमनीफायर जो है वह व्यक्ति होता है जो कंपेंसेट करने के लिए या क्षतिपूर्ति करने के लिए, जो हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए तत्पर होता है, और साथ ही जिसकी हानि को दूर करने का प्रयास किया जाता है वह इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि ए जो है वो बी को इंडेमनीफाई करने की, क्षतिपूर्ति देने की बात कहता है कि किसी भी तरह का यदि उसे कोई हानि होती है प्रोसीडिंग्स में, जिसमें कि वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह की हानि होती है बी को, तो उसकी क्षतिपूर्ति ए करेगा। और इसके तहत जो बी है वो उसको 2000 रुपए की एक राशि दे रहा है। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मूल रूप से ये जितने भी बीमा आधारित, इंश्योरेंस आधारित जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो उसका मूल आधार ये इंडेमनिटी ही कहा जा सकता है।
दूसरा बिंदु आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वर्णन सेक्शन 126 में मिलता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के। इसमें ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक गारंटी होती है, जिसमें कहा जाता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is a contract to perform the promise or discharge the liability of the third person in case of his default। कि अगर वह दूसरा व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी को मीट करने की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में जो पार्टी है जिसने उसकी गारंटी ली है उसको उसे पे करना होगा। उदाहरण के लिए आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जब लोन लेते हैं तो उसमें एक गारंटर की आवश्यकता होती है। तो जो गारंटर होता है, ये जो ट्रांजैक्शन है मूल रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है और उसी के तहत आपसे गारंटर की डिमांड बैंक करता है। और इसमें 3 पार्टीज होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण में भी आप समझ सकते हैं, जिसमें कि ए ने लोन दिया बी को 10,000 रुपए और ए एडवांसेस लोन ऑफ ₹10,000 टू बी। C promises A that if B does not repay the loan, C will do so। और C ने कहा कि अगर B इस 10,000 रुपए को लौटाने में असमर्थ होता है तो C उसको लौटाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम 3 पार्टीज के रोल को डिस्क्राइब करना चाहे तो A जो है वो क्रेडिटर है जो कि लोन दे रहा है। ठीक इसी तरह से जो प्रिंसिपल डेटर है वह B है और जो इसकी गारंटी ले रहा है कि अगर बी नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में जो देगा वह व्यक्ति श्योरिटी कहलाता है। तो इस तरह से इसमें 3 पार्टीज होती है, पहला क्रेडिटर, दूसरा श्योरिटी और तीसरा डेटर। अब ए और बी के संबंध के बीच में ये श्योरिटी होता है जो कि बी के फेलियर पर, बी की असफलता पर अपना कार्य करेगा और ये उसके लिए बाध्यकारी होता है। ठीक इसी तरह से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में जो अगला बिंदु आता है वह है बेलमेंट। इसको कहीं साहित्य में धरोहर भी कहा जाता है। तो इसको सेक्शन 148 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें इसको बताया गया है कि अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the direction of person delivering them। कानून की जो परिभाषाएं होती है थोड़ी सी जटिल होती है, सरल शब्दों में उसको समझना हो तो हम केसेस के माध्यम से समझ सकते हैं, प्रकरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझ। तो इसमें मुख्य रूप से 2 पार्टीज होती है, एक होता है बेलर और दूसरा होता है बेली। तो उदाहरण के लिए हम अपने डे टू डे लाइफ की अगर बात करें, दैनिक जीवन की बात करें तो हम भी जाने अनजाने बेलमेंट के इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी रिटेल स्टोर में अपने लिए ग्रोसरी के सामान को खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि उस सामान को लेके आप मार्केट में और आगे न जाए बल्कि उस सामान को वही रिटेल स्टोर में रख दे और आगे की शॉपिंग पूरी करने के बाद वापसी में उस सामान को उठाए। तो आप दुकान वाले से कहते हैं कि भैया हम आपके यहाँ ये सामान छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की शॉपिंग के लिए, वापसी में इसको ले लेंगे या आप इसे हमारे घर पहुंचा दीजिए। जो भी हमारे जो आपसी संबंध होंगे उस रिटेल स्टोर से, उसके आधार पर वह कार्य करेगा। तो अब ये जो मैंने अपना खरीदा हुआ सामान अपने रिटेल स्टोर पर छोड़ दिया है वह एक तरह से बेलमेंट है और इसमें कोई भी लिखित अनुबंध नहीं हुआ है, किंतु फिर भी दोनों, वह रिटेल स्टोर ओनर या जिस व्यक्ति को कहा गया और जिसने कहा, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आ गए। उदाहरण के लिए और दूसरा उदाहरण की बात करें, आप जब एक कपड़ा लेकर टेलर को देते हैं उसको अपने लिए शर्ट या पैंट बनाने के लिए, तो जो कपड़ा आपने दिया तो ये कपड़े का बेलमेंट हुआ। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ठीक इसी तरह से आप अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक को सुधारने के लिए देते हैं तो आपकी गाड़ी का बेलमेंट हुआ। तो अब ये एक 2 पार्टीज के बीच में संबंध स्थापित हुआ और इस संबंध के तहत क्या हो रहा है कि दूसरी पार्टी एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में है और इसीलिए उसका जो भी सामान दिया गया है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो कपड़ा हो, उसको उसका ध्यान रखना उसका दायित्व है और यथा समय उसको जो उसका मालिक है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, उसको लौटाना होगा। तो ये कुछ कानून हमारी सहायता करते हैं इसको समझने के लिए।
तो इस तरह से जब आप अपनी गाड़ी देते हैं उदाहरण के लिए मैकेनिक को रिपेयर के लिए, तो आप बेलर बन जाते हैं और जो मैकेनिक है वह बेली बन जाता है। तो इस तरह से जो डिलीवर करने वाला है, जो ओनरशिप रखता है वह बेलर है, और जो उसको कुछ समय के लिए लेता है, उस पर कार्य करता है, वह बेली है। ठीक इसी तरह से अगला जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वह उसको हम कहते हैं प्लेज। तो प्लेज एक स्पेशल या विशेष प्रकार का बेलमेंट है। तो इसमें मूल रूप से डेट की बात होती है कि जब किसी डेट के पेमेंट के अगेंस्ट में आप सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लेते हैं, उदाहरण के लिए गोल्ड लोन जो हम लेते हैं, जो गोल्ड लोन लेते हैं तो सोना गिरवी रख के तब हमें उसके बदले ऋण मिलता है, तो वह भी एक प्रकार का प्लेज है। तो प्लेज में हम क्या कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, धरोहर दे रहे हैं, और उस धरोहर के बदले हमें कुछ धनराशि प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए यह एक विशेष प्रकार का बेलमेंट या धरोहर कही जाती है। अब इसमें जो बेलर है उसको पॉनर कहा जाता है, और जो बेली है जिसको हमने बेलमेंट में बेली कहा था उसको हम पॉनी कहते हैं। कुछ किताबों में इनको प्लेजर और प्लेजी भी कहा जाता है। अब इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि ए बोरोज ₹100 फ्रॉम बी से ए कुछ रुपए उधार लेता है, और उसके बदले अपनी जो हाथ घड़ी है, रिस्ट वॉच है, वो उसको एज अ सिक्योरिटी दे देता है कि वह अपने डेट का पेमेंट करेगा, इसकी एक तरह से श्योरिटी देने के लिए। तो जो ये रिस्ट वॉच का बेलमेंट उसने दिया कि वह अपने लोन को चुकता कर देगा उसके एवज में, तो वह घड़ी का जो बेलमेंट है उसी को प्लेज कहा जाता है, और इसीलिए इसको एक विशेष प्रकार का बेलमेंट भी कहा जाता है। तीसरा विशेष कॉन्ट्रैक्ट है वह है एजेंसी। एजेंसी जो है एक प्रचलित शब्द है व्यवसाय की भाषा में। इसमें पहले ये समझना आवश्यक है कि एजेंट कौन होता है। तो सेक्शन 182 के अनुसार एजेंट को डिफाइन करता है, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर टू ब्रिंग हिम इनटू लीगल रिलेशन विद द थर्ड पर्सन। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दो व्यक्तियों को एक लीगल रिलेशनशिप में लाकर खड़ा कर दे। तो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, जिसके लिए वह कार्य कर रहा है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, और जो प्रिंसिपल को किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में लाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में लाता है, उसको हम एजेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दोनों के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, और इनका जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है उसे ही एजेंसी कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर ए ने बी को कुछ शुगर की थैलियां खरीदने के लिए नियोजित किया, तो बी जो है वो एजेंट हो गया और वह ए के बिहाफ पे कार्य करने का अधिकार रखता है। इस स्थिति में ए प्रिंसिपल हो गया और बी उसका एजेंट हो गया। तो ए की अनुपस्थिति में बी उसके कार्यों को संपादित कर सकता है। तो ठीक इसी तरह से इफ इन परसुएंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एजेंट परचेसेस अ बैग ऑफ शुगर ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी, तो उस क्रेडिट के लिए भी, जो कि एक होलसेलर है, उस क्रेडिट के लिए भी जो जिम्मेदार होगा वह ए होगा, अर्थात प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को अपने एजेंट के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। इस प्रकार हमने दो महत्वपूर्ण बातों को समझा। पहला डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने इस व्याख्यान में समझने का प्रयास किया, विशिष्ट प्रकार के अनुबंध, जिसमें हमने समझा एजेंसी क्या है, हमने बेलमेंट प्लेज को समझने का प्रयास किया, इंडेमनिटी और गारंटी को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण समझ विकसित की अपने अनुबंध अधिनियम 1872 के विषय में। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।